सो हेलो एवरीवन। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस का पूरा कंप्लीट रिवीजन। ये वही टॉपिक आपके सामने मैं कवर करा रहा हूं जो ग्रेजुएट वाले में ये टॉपिक पूछे गए थे एनटीपीसी के, जो अभी हाल ही में इसका एग्जाम फिनिश हुआ है। जैसा कि पुरस्कार और सम्मान हो गया, स्पोर्ट, करंट अफेयर्स, 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे। अब एक टॉपिक मैं आपको यहाँ पे नया टॉपिक कवर करा दूंगा, लोकसभा चुनाव, जो 18वीं लोकसभा चुनाव आयोजित किए गए हैं उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे उन भी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कवर करा दे रहा हूँ। और बैठकें, जो इंपॉर्टेंट सम्मेलन होते हैं, जो समिट होती हैं, उसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सभी मैं आपको कवर करा दे रहा हूँ। इकोनॉमिक करंट अफेयर्स में क्या पूछा जाता है, क्योंकि हर शिफ्ट में एनटीपीसी के ग्रेजुएट वाले एग्जाम में 4 क्वेश्चन, किसी में 5, किसी में 6 पूछे गए थे। जैसे जीडीपी पूछ लिया गया था, जीडीपी दर पूछ ली गई थी, आरबीआई के बारे में पूछा गया था, सेबी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि इकोनॉमी का जो भी करंट अफेयर्स बनता है वो आपको मैं यहाँ पे कवर करा दूंगा। 2011 की जनगणना पूछी गई थी, एक क्वेश्चन। प्रमुख सूचकांक, हर शिफ्ट में ग्रेजुएट वाले में एक क्वेश्चन पूछा गया था इंडेक्स, रैंक इंडेक्स वाले टॉपिक से। लोकनृत्य और त्योहार, अपॉइंटमेंट, एक क्वेश्चन आएगा। फेमस व्यक्ति, जैसे कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, जैसे उसका निधन हो गया, वो भारत के लिए क्या योगदान देकर गया है, तो वो एग्जाम में पूछा जाता है। डिफेंस, यानी कि डिफेंस में क्या आ जाएगा, जैसे आपका सैन्य अभ्यास आ जाएगा या आपका रॉकेट मिशन आ जाएंगे कि किसने कौन सा रॉकेट मिशन लॉन्च किया है, किस देश ने लॉन्च किया है। आर्टिकल, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी और भूगोल के 15 से 16 टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि आपके अंडर ग्रेजुएट वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सफिशिएंट बनेगा। अगर आपने अंतिम दिन में बस यही टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका अंडर ग्रेजुएट वाला जो एग्जाम है वो 101% क्लियर होगा। क्योंकि अगर आप ये टॉपिक लगातार पढ़ रहे हैं ना, ये वही टॉपिक हैं जो आपके ग्रेजुएट में एग्जाम में पूछे गए हैं एनटीपीसी के। क्योंकि एनालिसिस जिसने देखा होगा वो यही टॉपिक एनालिसिस स्टूडेंट का देखा होगा। अगर उन्होंने ये देखो, जो एग्जाम देकर आ चुका है उसको ये चीज पता होता है कि कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, तो यही वो टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए सीधा टारगेट है। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस इंपॉर्टेंट शानदार क्लास में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पौधा रोग है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लाइट। तो ब्लाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन से ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ब्लाइट जो है ये एक प्रकार का पौधा रोग है जो फफूंद या जीवाणु जनित रोग जनकों के कारण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि पंडित शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा संतूर वादक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि सारंगी का संबंध किससे है, तो ये सुल्तान खान से है। तबला, उस्ताद जाकिर हुसैन। ठीक है, अब इनके बारे में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे इनको कौन कौन से अवार्ड दिए जा चुके हैं। तो 2023 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था, पद्म विभूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। और इनको 1988 में पद्मश्री मिला था। ठीक है, पद्मश्री इनको दिया जा चुका है। और फिर 2002 में इनको पद्म भूषण दिया गया था, पद्म भूषण दिया गया था 2002 में, 1988 में पद्मश्री और 2023 में पद्म विभूषण, इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, जो कि इनका हाल ही में निधन भी हो चुका है 2024 में, तो ये भी आपको याद रखना है। और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, तो ये बांसुरी वादक है, तो ये भी आपको याद करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है, तो कौन सी बीमारी होती है भैया, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, डिप्थीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लसिका श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि WBC से बना एक हल्का पारदर्शी तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक डैश पर हमला करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु पर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि बैक्टीरिया से होने वाली कौन सी बीमारी है, जैसे कि डिप्थीरिया हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, हैजा, टिटनेस, तपेदिक, प्लेग और गुनेरिया, तो ये सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, बीमारी है। अब कवक से होने वाले रोग तो दाद याद रख लेना, और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग जैसे मलेरिया, पेचिस, दस्त, कालाजार, तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है।
अगला है कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो उड़ीसा विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और भी इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है, जैसे कि जो कोणार्क नृत्य महोत्सव है, उत्सव है, ये हर दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि प्रतिवर्ष 1 से 5 दिसंबर तक इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और 1986 से इसको तब से हर साल 1 से 5 दिसंबर तक इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और बाकी उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में सूर्य मंदिर के सामने कोणार्क नृत्य उत्सव नामक 5 दिवसीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बातें याद रख लेना। अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने लायक कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसको 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, इसको दर्जा दिया गया था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़, और ये 1 से 5 दिसंबर तक मनाया जाता है, तो ये याद रख लेना। और ये याद रख लेना, इसके बाद जो जगन्नाथ रथ यात्रा है, ये उड़ीसा का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ये चीज़ याद रख लेना। तो तीनों पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और भी भारत के अन्य त्यौहार हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में बात करें तो दशहरा, उगादी, डेक्कन महोत्सव और ब्रह्मोत्सव, ये आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो पोंगटू याद रख लेना, लोसार याद रख लेना, मोरुंग याद रख लेना, सोलंग, मोपिन, मोनपा उत्सव, तो ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। अब असम, मध्य प्रदेश, मेघालय और महाराष्ट्र की बात करें तो असम में क्या क्या आ जाएगा? अंबुबाची मेला आ जाएगा, भोगली बिहू आ जाएगा, बैसागु आ जाएगा, देहिंग पटकई आ जाएगा। मध्य प्रदेश में बात करें तो लोक रंग उत्सव, तेजाजी और खुजराहो पर्व। मेघालय में बात करें तो नोक क्रेम उत्सव, खासी उत्सव और वांगला इंपॉर्टेंट है। बाकी महाराष्ट्र में आ जाते हैं तो गणेश उत्सव हो जाएगा और गुड़ी पड़वा हो जाएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में कौन से त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है? तो नागालैंड में याद रखना हार्नबिल, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मोत्सू एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और त्रिपुरा का खर्ची पूजा याद रख लेना। और मिजोरम का तो चपचारकुट महोत्सव याद रख लेना। याओसांग, पुराग और चवांगकुट ये मणिपुर के हैं फेस्टिवल। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपको याद रख लेना, इसलिए मैं आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन, हर एक क्वेश्चन से जुड़ा इंपॉर्टेंट बातें भी आपको मैं बताता हुआ चलूंगा। अगला है कि कशेरुक मानव में निम्नलिखित में से किस शरीर तंत्र का हिस्सा है? किडनी, फेफड़ा, मेरुदंड या फिर दिल का? तो किस चीज का हिस्सा है ये कशेरुक? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरुदंड। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी भी जानवर में रीढ़ की हड्डी या मेरुरज्जु होती है, उसे कशेरुका कहते हैं। जबकि अकशेरुकीय वे जानवर होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। बाकी मनुष्य के कशेरुक दंड में कुल 33 कशेरुक पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना। बाकी ये आप यहाँ पे चित्र भी देख पा रहे होंगे, तो ये आपको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला है कि किसने उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया था? तो किसने किया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेश कुमार खन्ना। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यूपी का बजट पेश किया था 2024-25 का। तो आप इनका यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि अप्रैल 2021 तक निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सीताराम येचुरी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सीताराम येचुरी के द्वारा एक पुस्तक और भी याद रख लेना, व्हाट इज दिस हिंदू राष्ट्र, इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रख लेना। अगला है कि किसे 18वें वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुब्बैया नल्ला मुथु। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनको वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। 18वें नंबर का ये पुरस्कार इनको दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख सकते हैं कि सुब्बैया नल्ला मुथु को 18वें वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है।
इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो दिल्ली मुंबई के बाद दूसरे स्थान पर है। बाकी कोलकाता उपर्युक्त तीनों महानगरों में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला महानगर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद कौन सा देश है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से हट गया है। तो कौन सा देश आता है अमेरिका के बाद, तो राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये मनाया जाता है तमिलनाडु में नटंजलि। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो नट्यांजलि उत्सव है ये एक वार्षिक नृत्य उत्सव हिंदू शिव भगवान को समर्पित है। ठीक है, उनके सम्मान में ये उत्सव मनाया जाता है। तो ये आपसे पूछ देता है स्टैटिक पार्ट में कि जो नट्यांजलि उत्सव है ये किस देवता को समर्पित है। तो ये भगवान शिव को समर्पित है। तो इस तरीके का आपको याद रखना है। अगला है कि 2024 का पैरालंपिक गेम्स कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। तो ये आपको याद रख लेना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसे कब शुरू किया गया था, तो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक 2024 तक इसका आयोजन शुरू किया गया था। ठीक है, अगला है कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है। तो लिंगानुपात कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग कितना है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रति 1000 पुरुष में 940 महिलाएं लगभग। अब कहीं कहीं 943 भी दे देता है। ठीक है, ये आपको एक्चुअल में याद रखना है कि 940 और 943 दोनों याद रख लेना है, क्योंकि लगभग कहीं ना कहीं आपसे डाटा पूछ लेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो कि भारतीय संविधान में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368 जिसमें संशोधन की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रख लेना है। बाकी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख लेना, जैसे संशोधन भारतीय संविधान के भाग 20 में है और 368 आर्टिकल में निर्धारित किया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 20 के आर्टिकल 368 में 3 प्रकार के संशोधन का प्रावधान किया गया है। पहला क्या है, संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। दूसरा क्या है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा। तीसरा क्या है कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा तथा कुल राज्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा अनुमोदन के साथ। ये तो 3 प्रकार का संशोधन का प्रावधान है। अब ये संशोधन किस आर्टिकल के तहत है, तो 300 आर्टिकल के तहत। किस भाग में है, तो भाग 20 में है। तो ये आपको डायग्राम के जरिए सभी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखना है। अगला है कि 2025 में भारत ने कितने गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता हासिल की है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 100, यानी कि 100 सोलर पावर कैपेसिटी हासिल कर ली है भारत ने 2025 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे पूछ लिया जाए कि 2030 में भारत कितने गीगावाट ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो 500 गीगावाट। तो 500 गीगावाट और 2025 में 100। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है। तो बूंदी उत्सव विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी महाराष्ट्र का कौन सा त्यौहार है, तो गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा। तेलंगाना का बोनालू इम्पोर्टेंट है। लद्दाख का माथो नारंग। तो ये सभी आपको याद रख लेना है। अगला है कि हाल ही में पी जयचंद्रन का हाल ही में निधन हो गया है और इनको प्यार से भाव गायकन भी कहा जाता है। तो ये क्या थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये एक गायक थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। और ये केरल के हैं भाव गायकन, जो कि पी जयचंद्रन का हाल ही में निधन हो गया है। तो आप यहाँ पे इनका फोटो भी देख सकते हैं। तो ये फेमस व्यक्ति हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता था। अब ये स्टैटिक पार्ट बन गया है। ठीक है, तो 2018 में पुरुष हॉकी विश्व कप किसने जीता था, किस देश ने जीता था। तो राइट आंसर हो जाएगा सर ये जीता था बेल्जियम ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रख लेना, यानी कि 2018 में पुरुष हॉकी विश्व कप उड़ीसा में आयोजित किया गया था और इसका 14वां संस्करण शुरू किया गया था। विजेता कौन था, बेल्जियम था। बेल्जियम ने किसे हराकर, तो फाइनल में नीदरलैंड को हराया था।
ठीक है, 2018 में इस कप को जीता था, पुरुष हॉकी विश्व कप को। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है। अगला है कि हाल ही में कौन सा देश है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से हट गया है? तो कौन सा देश हट गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। और अमेरिका ने अभी WHO से भी हट गया है, अर्जेंटीना भी WHO से हट गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, अब इससे अमेरिका भी हट गया है, इससे, इस संगठन से। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद अब जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख लेना। स्टैटिक पार्ट, जैसे कि इस्टेब्लिश कब किया गया था? 15 मार्च 2006 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। तो ये भी आपको याद रख लेना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इतिहास है वो आपको मैं यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे कि EVM के बारे में बात करें कि वर्ष 1989-90 में EVM को पहली बार भारत में प्रायोगिक आधार पर चुनाव में प्रयोग किया गया था। और MB हनीफा ने 1980 में पहली बार भारतीय वोटिंग मशीन का आविष्कार किया था। तो ये आपको याद रख लेना है। और EVM 1989 में भारत के चुनाव आयोग द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से इसे लाया गया था। तो ये आपको याद रख लेना है। बाकी नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के 16 विधान क्षेत्रों के चुनाव में पहली बार इसका प्रयोग और इसका इस्तेमाल किया गया था। तो ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद जो 2004 का लोकसभा चुनाव था पूरी तरीके से EVMS पर हुआ था। तो ये सभी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है EVM के बारे में। क्वेश्चन बनेगा कि किस वर्ष राज्यसभा का गठन पहली बार हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1952 में राज्यसभा का गठन पहली बार किया गया था, यानी कि जिसे राज्य परिषद कहा जाता है। इसको 3 अप्रैल 1952 को पहली बार इसका गठन किया गया था। बाकी स्वतंत्र भारत के विभिन्न राज्यों से सदस्यों को चुनने के लिए 1952 में चुनाव हुए थे। तो ये आपको याद रख लेना है। और डॉक्टर S राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति और देश के पहले उपराष्ट्रपति थे उस टाइम। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है कि 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 18वें स्थान पर था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें भारत ने कितने मेडल जीते थे? टोटल 29 मेडल जीता था, जिसमें आपका 7 गोल्ड था, 9 आपका सिल्वर था और आपका 13 जो थे वो ब्रॉन्ज थे। पदक तालिका में 18वां स्थान हासिल किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे ये पूरा फोटो देख सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला था? तो किसे दिया गया था ऑस्कर 2009 में? तो राइट आंसर हो जाएगा AR रहमान को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। AR रहमान ने इतिहास रचा, जबकि 2009 में 2 अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये रहेगा एग्जाम के लिए। अगला है कि किस राज्य ने भांग की खेती पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश ने। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। फोटो लाने का मकसद ये है कि आपको करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसे याद हो सके, क्योंकि अब जो पैटर्न चेंज हुआ है GS का, वो NTPC के ग्रेजुएट वाले में 20 क्वेश्चन NTPC के एग्जाम में करंट अफेयर्स के ही मिले थे। किसी में 18 पूछे गए थे, किसी में 20 पूछे गए थे। तो वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रख लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश लॉन्च्ड कैनेबिस फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भांग की खेती हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। अब यहाँ पे इसकी राजधानी याद रख लेना, जैसे कि शिमला है ग्रीष्मकालीन में और धर्मशाला शीतकालीन में रहती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला है। लोकसभा सीटें 4 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं, विधानसभा सीटें 68 हैं, यानी कि 68 हैं। तो ये सभी आपको इम्पोर्टेंट बातें याद रख लेना है। बाकी बॉर्डर की बात आ जाते हैं तो 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश। 4 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। और बाकी हिमाचल प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट बांध है, जैसे कि सतलज नदी पर कौन सा बांध है?
तो एक तो भाखड़ा नागल और नाथपा झाकड़े, ठीक है। रवि नदी पर चमेरा हो जाएगा, पोंग बांध ब्यास नदी पर और पंडो बांध ब्यास नदी पर। तो ये दोनों बांध आपको याद रख लेना है। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 109। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रख लेना है, यानी कि 109 धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। अगला है कि गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पंजाब का है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस देश की सिस्टर इना कैनाबारो लुकास को दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। तो ये किस देश की सिस्टर इना कैनाबारो लुकास हैं, जो कि दुनिया की सबसे उम्रदराज की जीवित महिला का दर्जा दिया गया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील की हैं ये। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील की है दुनिया की सबसे उम्रदराज सिस्टर इना कैनाबारो लुकास, जो कि ब्राज़ीलियन है एक, ठीक है। तो ये दर्जा इनको दिया गया है। अगला है कि टंकेश्वर हजारिका बोर बयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सत्रिया। तो सत्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो आपका सुमित अंतिल हो जाएगा, भाग्यश्री जाधव। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रख लेना है, ये ओपन सेरेमनी में थे, ठीक है, फ्लैग बेरर्स। अब बाकी क्लोज सेरेमनी में कौन थे, तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। तो ये आपको याद रख लेना है। चलिए इसके बाद अगला है कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर है। तो सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें भारत की रैंक क्या है, तो 82 स्थान पर है भारत की रैंक। बाकी शीर्ष पर कौन है, तो सिंगापुर है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि निशा गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सर, ये मनाया जाता है केरल में। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो निशा गांधी उत्सव है ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में और मार्च और अप्रैल के महीने में। तो ये आपको याद रख लेना है। चलिए अगला है कि किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा शिरोमणि अकाली दल ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा बारालाचा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारालाचा है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल को और लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। बाकी लेह मनाली राजमार्ग इस दर्रे से होकर गुजरता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बोमडिला दर्रा की, तो ये महान हिमालय में अरुणाचल प्रदेश की पश्चिमी सीमा के पास 4331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के लासा से जोड़ता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को लासा से जोड़ता है। बाकी नौथला दर्रा ये सिक्किम को चीन से जोड़ता है। तो ये आपको याद रख लेना है। अगला है कि पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 7 से लेकर 11 फरवरी 2025 तक गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया है। दूसरा कह रहा है कि इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 8 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। दूसरा कह रहा है कि युवा मामले विभाग के द्वारा इसे आयोजित किया जाएगा। तो इसका तीनों स्टेटमेंट क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन इस पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में सही जानकारी देते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। बाकी बिम्स्टेक के बारे में याद रख लेना, जैसे कि इसकी स्थापना कब की गई थी, इसका गठन कब किया गया था। तो बैंकॉक घोषणा के तहत इसे 6 जून 1997 में इसे गठित किया गया था। बाकी सचिवालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर तो बांग्लादेश के ढाका में है। अब इसमें कौन कौन से जो सदस्य देश हैं शामिल है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका और थाईलैंड। तो ये सभी आपको याद रख लेना है। अगला है कि लेटेराइट मिट्टी प्रचुर मात्रा में खनिज होते हैं। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि वेट्स घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। तो अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा देश डीप ओशियन मिशन के एक हिस्से के रूप में अपना पहला मानव चालित अंडर वाटर सबमर्सिबल लॉन्च करने जा रहा है? तो कौन सा देश लॉन्च करने जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत है। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ये सबमरीन हैं जो कि पानी के अंदर, ये भारत ने इसे लॉन्च किया है। अगला है कि 2026 तक किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत? तो राइट आंसर हो जाएगा किस देश को छोड़ते हुए भारत बन जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जापान को। सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा जापान को पीछे छोड़ते हुए 2026 तक भारत। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि वेटिंग फॉर अ वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? वेटिंग फॉर अ वीज़ा। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा B.R. अम्बेडकर। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक अंतरिक्ष मिशन को चलाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? तो शुभांशु शुक्ला, जो कि आप इनका ट्रेंड में इनका नाम भी देख रहे होंगे, रील आप लोग देखते होंगे इंस्टाग्राम या फेसबुक में, तो उनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अंतरिक्ष मिशन में यात्रा करने वाले ये भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं, शुभांशु शुक्ला। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र यानी कि सिस्मिक जोन में बांटा गया है? तो 4 जोन में बांटा गया है, ठीक है, 4 जोन में। अब इसके बारे में मैं आपको मैप के थ्रू दिखा दे रहा हूँ। जैसा आप यहाँ पे रेड कलर का जो चीज़ देख पा रहे होंगे, ये रेड कलर का, तो ये जोन है, ये किसे दर्शाता है? ये उसे दर्शाता है जो सबसे अधिक भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र को दर्शाता है, यानी कि यहाँ से भूकंप ज़्यादा आता है, ठीक है। अब ये जो इस तरीके का ये कलर देख पा रहे होंगे, सबसे कम सक्रिय वाला क्षेत्र है। यहाँ पे जो भूकंप है वो बहुत ही कम आएगा, नाम मात्र आएगा। जैसे इसमें आपका यूपी हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके का। तो ये जोन आपको याद रख लेना है कि कौन सा कलर किसे प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगला है कि कौन इतिहास में भारत की सबसे कम उम्र की पैरालंपिक पदक विजेता बनी है? तो शीतल देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा थिम्पू चलती है वहाँ पे तुम राजधानी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत ने हवा से सतह में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली के लिए किस देश के साथ $200 मिलियन का सौदा किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस के साथ, ठीक है। तो फिलीपींस से ये हवा से सतह में मार करने वाली आकाश मिसाइल का जो सौदा किया है $200 मिलियन का, किस देश के साथ? फिलीपींस के साथ। तो फिलीपींस से ये खरीदेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है हवा से सतह में मार करने वाली आकाश मिसाइल, जो कि फिलीपींस से इस मिसाइल को खरीदेगा $200 मिलियन के साथ ये सौदा हुआ है। तो ये आपको याद रख लेना है। अगला है कि कौन दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद गनात्रा। विनोद गनात्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा केरला। तो ऑप्शन केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब और भी जो लिंगानुपात वाले राज्य हैं, यानी कि केरल सबसे नंबर 1 पे है, ठीक है, जिसमें 1084 लिंगानुपात है, ठीक है। बाकी इसके बाद पुदुचेरी आता है आपका, ठीक है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर अंडमान निकोबार, फिर दिल्ली, फिर चंडीगढ़, फिर दादर नगर हवेली, फिर दमन और दीव। अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की लिंगानुपात सबसे कम है? तो दमन द्वीप की सबसे कम है, ठीक है। तो इस तरीके का आपको याद रख लेना है। अगला है कि डैश पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? तो बाहरी परत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पूरी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फोटो के जरिए, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में रेलवे के एग्जाम में पूछ दे तो आपसे गलत ना हो। जैसे कि भूमि का टुकड़ा अगर आपने एक इतना सा टुकड़ा ले लिया, तो जो ये वाला पार्ट होता है उसे कहा जाता है कोर, ठीक है। और ये सबसे भीतरी परत है कोर जिसे कहा जाता है, और इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर की है। अब जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं मेंटल, ठीक है, जो कि पृथ्वी की एक जो मेंटल और क्रस्ट के बीच है।
अब जो क्रस्ट है ये सबसे बाहरी परत है, जो कि पृथ्वी की बाहरी परत ठोस परत कहलाता है क्रस्ट। तो ये आपको याद रखना, क्रस्ट, मेंटल और कोर क्या है, तो ये आपको याद रख लेना है। बाकी यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसा कि जो ये वाला क्षेत्र होता है, तो इस वाले क्षेत्र को हम कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। जो ये वाला क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र, इसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर इसको कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर इस वाले पार्ट को कहते हैं। अब 0 से लेकर 35 किलोमीटर तक ये है, और 35 से लेकर 2900 किलोमीटर तक ये आपका मेंटल है। अब 2900 किलोमीटर से लेकर 6378 किलोमीटर तक का ये आपका कोर हो जाएगा। तो ये दूरी है इस तरीके का, तो आपको ये दूरी याद रख लेना, क्योंकि दूरी भी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो बाकी इस तरीके का आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले एक और फोटो आप देख लीजिए। ये जैसे कि मेंटल जो है ये पृथ्वी के आंतरिक भाग की दूसरी परत है। ठीक है, और मेंटल मोह स्तंतता से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये फैला हुआ है। ठीक है, और मेंटल की ऊपरी भाग को एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, इसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, और इसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इसको। ठीक है, और यहाँ पे आपको जैसे महासागर हो जाएगा, महाद्वीप वगैरह मिलते हैं, वो भी अभी मैं आपको यहाँ पे पूरी जानकारी बता दे रहा हूँ। ये देखिए, अब जैसे क्रस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो ये वाला परत है ना, बाहरी परत पृथ्वी का, इसे क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे महासागर, महाद्वीप अभी मैंने आपको बताया था। पूरी जानकारी ध्यान से सुनना, चाहे इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेना, क्योंकि ये कहीं आपको नेट में नहीं मिलेगा। इसको मैंने खुद प्रिपेयर किया है, खुद इसको बनाया है। यानी कि क्रस्ट के बारे में वहाँ पे महासागर और महाद्वीप मिलेंगे। अब जो महासागर है ये किससे मिलकर बनते हैं? तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलकर बनते हैं, तो जो कि बेसाल्ट की चट्टानों का निर्माण करते हैं, और यही चट्टान महासागर का निर्माण करते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। अब जैसे बेसाल्ट की चट्टाने से मिलकर क्या बना है? तो आयरन, सिलिकेट, मैग्नीशियम। ठीक है, अब महाद्वीप की बात करें तो ये सिलिकॉन एल्युमिनियम से मिलकर बना है, जिसे ग्रेनाइट चट्टान के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेनाइट चट्टानों का मिलना क्या है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और यही से महाद्वीप का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब ग्रेनाइट में क्या क्या आ जाएगा? जैसा सिलिकॉन आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि ये एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अंदर वाला सॉलिड होता है, फिर ये लिक्विड होता है। ठीक है, यहाँ का इसको कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, और इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। बाकी 0 से ये 35 किलोमीटर तक आ जाएगा, 35 से ये 2900 किलोमीटर तक आ जाएगा, 2900 फिर आपका 378 किलोमीटर तक ये दूरी है। आपको ये याद रखना है इस तरीके का। तो ये आपको पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी याद रख लेना है। ठीक है, अब दूरी याद रख लेना किलोमीटर, तो 50 से 70 किलोमीटर महाद्वीप, 5 से 30 किलोमीटर महासागर, तो ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट बातें याद रख लेना है। आप जैसे एक फोटो और देख लीजिए। फोटो लाने का मकसद ये है कि चीज़ों को आपको क्लियर हो सके। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिथोस्फीयर ये है। ठीक है, और कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो ये है, ये वाला। ठीक है, ओशियन जो ओशिनिक क्रस्ट है वो ये वाला है, और एस्थेनोस्फीयर ये वाला है, लिथोस्फीयर ये वाला है, एस्थेनोस्फीयर ये वाला है। जो अपर मेंटल होता है वो ये होता है, लोअर मेंटल ये होता है, आउटर कोर ये होता है, इनर कोर ये होता है। तो ये आपको याद रख लेना। अब जैसे एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ कि जैसे जो गर्म स्थान मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा आपको? तो ये यहाँ पर मिलेगा, यानी कि इनर मेंटल पे मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे यहाँ से ज्वालामुखी जो लावा वगैरह निकलता है वो यहाँ से निकलेगा। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है बाकी। ठीक है, तो इस तरीके का आपको ये डायग्राम के जरिए आपको चीज़ों को याद रखना है। अगला है कि कौन वनडे में दूसरे सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले प्लेयर बने हैं? तो कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सर रोहित शर्मा हिटमैन। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओडिसी। तो ओडिसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लेना मुदगल के बारे में कि इनको 1984 में संस्कृति पुरस्कार दिया गया था, 1990 में क्या दिया गया था? पद्मश्री, और 2000 में उड़ीसा राज्य का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है माधवी मुदगल के बारे में। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने अपना दूसरा इंडियन सुपर लीग विनर्स शील्ड जीत लिया है? तो किसने जीता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जीता है मोहन बागान सुपरजेंट फुटबॉल क्लब ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये आपको याद रखना कि मोहन बागान वॉन द ISL 2024-2025 टाइटल अपने नाम कर लिया है। तो ये इस लीग को जीता है, इंडियन सुपर लीग। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। अगला है कि कौन सा देश प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के आधार पर दुनिया का सबसे अमीर देश बना है? तो लग्जमबर्ग बना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रख लेना है कि कितने डॉलर के साथ, ये है 1,54,910 डॉलर GDP के साथ दुनिया का सबसे अमीर देश लग्जमबर्ग बना है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है कि किस देश ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 को जीता है? तो किस देश ने जीता है रणजी ट्रॉफी 2024-25? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा विदर्भ ने जीता है। तो विदर्भ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 को अपने नाम कर लिया है। अगला है कि किसे भारतीय एक्साल लाइफ इंश्योरेंस का नया अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा अखिल गुप्ता। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य आयुक्त कौन थे? तो राजीव कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो 2024 यानी कि 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है उससे जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको मैं कवर कराता हुआ चलूंगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला युगल का खिताब जीता है? तो कैटरीना सिनाया-कोया जो कि चेक गणराज्य की हैं और टेलर टाउनसेंड जो कि USA की हैं। तो इन्होंने जीता है महिला युगल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इनका यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 टाउनसेंड और सिनाया-कोया जो कि वुमेन्स डबल टाइटल का अपने नाम कर लिया है। बाकी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का जो पुरुष एकल है वो किसने जीता? तो जन्निक सिनर ने। महिला एकल मेडिसन कीज ने जीता है। ठीक है, महिला एकल है वो महिला युगल है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है। अगला है कि बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मनाया जाता है तेलंगाना में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम का कौन सा उत्सव है? बिहू, बैसागु, बैखो और अंबुबाची मेला। केरल का ओणम, विशु, तय्यम, नौका दौड़ इंपॉर्टेंट है जैसे कि त्रिशूर पूर्णम, ये याद रख लेना। मध्य प्रदेश का लोकरंग और खजुराहो पर्व, उज्जैन कुंभ मेला, होली, तो ये मध्य प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का उगादी, दिवाली, दशहरा और संक्रांति। महाराष्ट्र का नाग पंचमी, गुड़ी पड़वा, जन्माष्टमी, रामनवमी, ये महाराष्ट्र के उत्सव हैं। अगला है कि 18वें लोकसभा चुनाव में कितने चरणों में इस चुनाव को आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 चरणों में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि आपने पढ़ा होगा पहले तो आप भूल सकते हैं, तो मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। 2024 का जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है तो 18वीं लोकसभा के गठन के लिए मतदान 7 चरणों में किया गया था। तो ये आपको याद रख लेना है। अगला है कि 2024 का लोकसभा चुनाव में कुल मतदान कितने % था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 66.33%। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था यानी कि वोट दिया था? तो कितनी महिलाओं ने वोट दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 312 मिलियन। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 312 मिलियन महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था लोकसभा चुनाव इलेक्शन में। तो ये आपको याद रख लेना है। अगला है कि प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? तो लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। है कि हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये बांसुरी वादक हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये छत्तीसगढ़ से है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र का लावड़ी, कोली नृत्य और धनगरी गाजा और आपका तमाशा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। डिंडी कला, पंजाब का भांगड़ा, गिद्दा और झूमर, जागो, डंकरा और गटका नृत्य, ये याद रख लेना। केरल का मोहिनीअट्टम और थैयम और कुड़ियाट्टम और आपका ओट्टम थुलाल, तो ये सभी आपको याद रख लेना है। ठीक है।
अगला है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? तो हाथी को बनाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो रुक्मणी देवी अरुणडले। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अली अकबर खान का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सरोद से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला कह रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका उद्घाटन किया है। दूसरा कह रहा है कि 29 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। तो हमारा तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। अब जो मुख्यमंत्री ये राजस्थान की थोड़ी हैं, ये हरियाणा की मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो कथन ए है वो गलत हो जाएगा। कथन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला है कि पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में, ठीक है। और भी रेलवे जोन के में जो हेड क्वार्टर हैं वो आपको कवर करा दे रहा हूँ। जैसे कि बात करें कि सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई में, उत्तरी रेलवे दिल्ली, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे गुवाहाटी, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिणी पूर्वी रेलवे कोलकाता और आपका दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिणी रेलवे चेन्नई, पश्चिमी रेलवे मुंबई और आपका दक्षिणी पश्चिम रेलवे हुबली और आपका उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर, मध्य पश्चिम रेलवे जबलपुर और आपका उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, मेट्रो रेलवे कोलकाता और दक्षिणी तट रेलवे विशाखापत्तनम। तो ये सभी आपको याद रखना है उनके हेडक्वार्टर। अगला है कि महावीर जयंती सामान्यतः किस महीने में मनाई जाती है? तो अप्रैल में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अदिति अशोक जो है ये बंगलौर की एक भारतीय पेशेवर गोल्फर हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये 15 से 16 टॉपिक और लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको बेहतरीन लगा होगा। और इसी तरीके से मैं अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए इसी तरीके से 15 से 16 टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है। जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसी तरीके का मैंने सेशन और स्टार्ट किया था एनटीपीसी ग्रेजुएट वाले के लिए, सेम इसी तरीके का, और उससे स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी। तो इसी तरीके से अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए भी मैं लेकर आया हूं कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके और वही कंटेंट मिल सके जो आपके लेटेस्ट एग्जाम में जो टॉपिक पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पर इसी तरीके का कंप्लीट कराता रहूँगा। बाकी अपना फीडबैक हमें लाइक शेयर कमेंट और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके जरूर दीजिएगा। बाकी चैनल पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक लगा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।